क्या पढ़ना है? पूछना है कुछ? हाँ, कुछ भी नहीं पूछना? चलो, ये फैन क्यों खुला है? पीछे फैन बंद करो ना। एक लाइन लिखो, एक लाइन और लिखो इसमें। आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग, आईयूपीएससी नेमिंग of elements having IUPAC naming of elements having three digit atomic number। IUPAC ने एक नेमिंग दिया है ना कि भैया 3 डिजिट एटॉमिक नंबर को इस तरीके से लिखना होता है, जैसे कि अगर 0 आता है उसमें तो 0 को नील यूज करो, 1 आता है तो अनयूज करो, 2 आता है तो बाय, 3 आता है तो ट्राई, क्वाड, 5 में पेंट, हेक्स, सेप्ट, 8 ऑक्ट और 9 इन। यही होता है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ऐसा लिखा है 101, तो 101 का नाम अनिल यम, लास्ट में IUM सफिक्स ऐड कर देते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा मिलेगा आपको जो स्टार्टिंग के लेटर्स हैं यू। क्लियर है? जैसे मान लो मुझे 105 का लिखना हो, 105 का लिखना होगा तो अनिल पेंटियम, और ये क्या आ जाएगा UNP। मुझे 108 का लिखना हो अनिल ऑक्ट यम, और ये आ जाएगा UNO। 112 का लिखना हो अन बाय यम, UUB। लिख लेंगे किसी का भी? समझ गए ना? लिख लेंगे। आपको कोई डाउट नहीं है मॉड्यूल में? फिर
चलें? देख लिया। अब एक टर्म होता है डायगोनल रिलेशनशिप। जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये दोनों आपस में डायगोनल रिलेशनशिप शो करेंगे। मेनली हम डायगोनल रिलेशनशिप की इन दोनों के लिए ज़्यादा बात करते हैं। बात समझ में आया? और डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करते हैं? क्योंकि इनकी 5 वैल्यू सेम होती है। 5 वैल्यू को आयनिक पोटेंशियल भी कहा जाता है। 5 वैल्यू को क्या कहा जाता है? आयनिक पोटेंशियल। और चार्ज डेंसिटी तो कहा ही जाता है, ये तो हमने पढ़ा ही है। क्लियर है? लिख लें। पीरियोडिसिटी अब खत्म है, आगे चलते हैं। क्या? ये सेम प्रॉपर्टी शो करेंगे। अभी बॉन्डिंग में पढ़ेंगे हम कि जैसे एल्कलाइन मेटल्स कार्बोनेट्स में सिर्फ लिथियम कार्बोनेट होता है जो टूटेगा, बाकी कोई नहीं टूटता, तो वो किस जैसा बिहेवियर शो करेगा? मैग्नीशियम जैसा। इसलिए डायगोनल रिलेशनशिप की जाती है ना। ऐसे इनऑर्गेनिक में बहुत सारी चीजें हैं जो हमको लगता है कि इनसे क्या करना है, लेकिन होता बहुत कुछ है ना। अभी मैं 12th में पी ब्लॉक पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पी ब्लॉक ना बिल्कुल लाइन टू लाइन एनसीईआरटी समझाता हूँ। और पता है एडवांस का क्वेश्चन भी उसी से बनता है। इनऑर्गेनिक क्या एडवांस में कुछ अलग नहीं आता, एनसीईआरटी आएगी। लेकिन बात ये एनसीईआरटी पढ़ना आसान थोड़ी है। बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि एक एक क्वेश्चन कंटेन करते हैं, जो हम बच्चे छोड़ के ही चले जाते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड बेसिक टेक्निक्स फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हुआ है 11th में। ड्यूमास मेथड, जिल्लाल मेथड, दैट इज आइडेंटिफिकेशन और प्यूरिफिकेशन के लिए क्रोमेटोग्राफी वगैरह, उन पर क्वेश्चन पूछा जाता है और वो हम छोड़ के जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो छोड़ कुछ भी नहीं सकते हैं, बात ये है। इंक्लूडिंग मेंस में भी नहीं, एडवांस में भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो हम छोड़ के गए वही सबसे सरल क्वेश्चन आया। जो हम बहुत पढ़ के गए थे, मान लो हमने कहा हम आयनिक बहुत पढ़ के जाएंगे, बहुत पढ़ के गए, वहाँ नहीं बना क्वेश्चन, तो फायदा नहीं है ना, इसलिए। चलो अब खत्म है ये, है ना। कुछ और बचा है क्या? बताओ, पढ़ा देंगे। हाँ, कुछ और ऐसा जो आपको याद आ रहा हो? क्यों? बताओ तुम। हाँ, नहीं ज़्यादा नहीं, जो सिलेबस में है वही सब पढ़ाएंगे, है ना। ज़्यादा क्यों पढ़ाएंगे? हाँ ठीक है, पीरियोडिसिटी खत्म हुआ। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। बहुत ही ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है ये, केमिकल बॉन्डिंग, है ना। इसको सीखना है अब हमको। ये हमारा अच्छा खासा चलेगा, बड़ा चैप्टर है बहुत। पूरा पी ब्लॉक इसी में आ जाता है, 70% पी ब्लॉक तो यही है। समझ में आ रहा है? चलो इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बॉन्डिंग, तो बॉन्डिंग होती क्यों है, एटम्स बॉन्डिंग क्यों करते हैं, है ना। तो एक लाइन लिखो आप, एटम्स गो इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन, एटम्स गो इनटू बॉन्ड फॉर्मेशन
go into bond formation, atoms go into bond formation to attain stability, to attain stability, to attain stability. फर्स्ट पॉइंट लिखो, by completing octet, by completing octet, by completing octet. दूसरा लिख लो डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी, डिक्रीजिंग पोटेंशियल एनर्जी। अब ये तो हम जानते ही हैं कि जो बॉन्ड बनते हैं वो मेनली दो टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड जो कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, और एक होता है कोवलेंट जो कि, और एक बात और भी जानते हैं हम कि कोई भी बॉन्ड ना तो 100% आयनिक है ना 100% कोवेलेंट है, उसकी बात हम आगे करेंगे। इसमें तो हम जैसे अभी हमने जैसे आयनिक कंपाउंड के अंदर हमारा कोवेलेंट कैरेक्टर कितना आएगा ये भी सीखेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना आएगा ये भी एग्जैक्ट सीखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, लिख लो आयनिक और, पहले हम बॉन्ड्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है ना, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, बॉन्ड लिखो एक लाइन, whenever chemical bond is formed by, whenever chemical bond is formed by complete transfer of electron, formed by complete transfer of electron, complete transfer of electron from one atom to another atom, from one atom to another atom, one atom to another atom, then it is named as, then it is named as ionic or electrovalent bond, named as ionic or electrovalent bond, ionic or electrovalent bond, and it is नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता, बात समझ में आ रही है, आयनिक बॉन्ड का कोई डायरेक्शन नहीं होता। देखो इधर बच्चों, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, बाद में उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आने लगता है, दैट इज फजान्स रूल, सुना है फजान्स? हाँ, फजान्स रूल क्या बताता है कि आयनिक बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर कितना है, दैट इज फजान्स रूल। तो वो उसकी बात हम बाद में करेंगे, है ना। तो यहां पर जैसे मान लो पोटेशियम दिया हुआ है, तो पोटेशियम सॉलिड है, ठीक है, प्लस हाफ Cl2 गैस है, ठीक है, और ये हमारे पास KCl आ जाएगा, दैट इज सॉलिड। तो यहां पर ये कोई भी बॉन्ड बनता है तो एनर्जी रिलीज होनी चाहिए। अब ये बॉन्ड बना कैसे होगा, इसका पूरा प्रोसेस सीखते हैं, दैट इज नोन एज बॉर्न-हैबर साइकिल। सुना है बॉर्न-हैबर साइकिल? नहीं सुना होगा। अभी आप इनऑर्गेनिक में ऐसी बहुत सारी चीजें सीखोगे जो आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी, समझ में आ रहा है ना। तो K सॉलिड प्लस हाफ Cl2 गिव्स KCl सॉलिड, है ना। देखो मैं इनऑर्गेनिक इसलिए पहले पढ़ा रहा हूं क्योंकि इनऑर्गेनिक स्कोरिंग है, इसलिए पहले नहीं पढ़ा रहा हूं कि मुझे और इनऑर्गेनिक ज्यादा आता है, समझ में आ रहा है। तो वैसे मतलब इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा ऐसा है कि जल्दी आप टेस्टों में ज्यादा आएगा तो आप ज्यादा पढ़ोगे तो जल्दी से चीजें माइंड में रहेंगी, बात समझ में आ रहा है ना। जितने भी मैंने आपको बोला है ना, जितने भी आपने फिजिकल के टफ चैप्टर सुन रखे हैं, सारे आपके दिवाली से पहले हो जाएंगे, समझ में आया। आयनिक, थर्मो, इलेक्ट्रो, जितने भी आपको लगते हैं, है ना। तो
ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि मेरे को ये वाला चैप्टर ज़्यादा पसंद है या वो वाला चैप्टर ज़्यादा पसंद है, मेरे को तो सारे पसंद हैं। और मेरा बहुत सिंपल है कि अगर मेरे को, अब तो खैर नहीं है ऐसा, तो शुरुआत के 2-3 साल में अगर कोई ऐसी चीज़ लगती थी कि मुझे नहीं आती तो मैं तो रात भर पढ़ के और सुबह पढ़ा दूंगा। समझ में आया? तो ऐसा मैंने बहुत किया है ना, कि रात में पढ़ो और सुबह पढ़ा दो। समझ में आ रहा है? तो जब आप टीचर होते हो तो ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते ना कि मेरा रिवाइज्ड नहीं है। तो मैं कल बताऊंगा। तो जितनी भी आपने अच्छी अच्छी बुक सुन रखी है ना, डेट इज नरेंद्र अवस्थी सुन रखी होगी, MS चौहान, ये मेरी कम से कम 5-5, 10-10 बार लगी हुई हैं। मतलब मेरे को ये पता है कि आपका डाउट कहाँ आएगा। अब पहले मैं लगवाता भी था, अब क्या है ड्रॉपर का थोड़ा इनने कचड़ा कर दिया है। जनवरी में जो अटेम्प्ट लाए हैं ना ये, उसके चक्कर में तो अब क्या है बहुत एक्स्ट्रा मटेरियल दे नहीं पाते हैं। एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे तो डिस्कशन ज़्यादा होगा, डिस्कशन ज़्यादा होगा तो आपका सिलेबस नहीं होगा। समझ में आ रहा है? और एंड में आप कितने भी अच्छे बच्चे हो, आपको एंड में सिलेबस तो पूरा ही चाहिए। और वो फैक्ट भी है, क्योंकि आप पेपर देने जाओगे तो आपके माइंड में ये नहीं रहना चाहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। इस चक्कर में थोड़ा एक्स्ट्रा मटेरियल नहीं दिया जाता है। हाँ, लेकिन नरेंद्र अवस्थी का कोई भी जैसे अच्छा क्वेश्चन है, MS चौहान का कोई बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, वो आपको करा दिए जाएंगे क्लास के अंदर ही। समझ में आ रहा है ना? जब मैं पढ़ा हूँ तब मैंने कोई बुक नहीं लगाया, जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया है तो सारी बुकें लगाया। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि टीचर शुरू के 3-4 साल ही घिसता है, और 3-4 साल घिस के उसे जितना आ जाता है उतने से ही काम चलाता है। अब दिक्कत क्या है, बहुत सारे टीचर्स, 90% टीचर्स ऐसे हैं जो शुरुआत के 3-4 साल भी नहीं घिसते, तो उनका सब्जेक्ट ऐसे ही रहता है ढीला सा। उनके पास JEE एडवांस का क्वेश्चन लेके जाओ, वो कहेंगे कल बताएंगे, तो उनका कल कभी आता नहीं है। और ऐसा नहीं है कि टीचर आपको कहीं गली मोहल्ले में मिलेंगे, बहुत स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट्स में भी मिलेंगे। समझ में आ रहा है ना? जैसे अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बड़ा फेमस क्वेश्चन है वो, और जैसे मैंने कई बार दूसरे इंस्टीट्यूट में पढ़ाया है, अपने इंस्टीट्यूट में कई बार टीचरों के जैसे इंटरव्यू लेते हैं, तो मैं वो क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ कि भैया क्वेश्चन बता दो। तो मतलब आज तक मैं कम से कम 30-40-50 लोगों से पूछ चुका हूँ, एक भी ने आज तक उसका आंसर ढंग से नहीं दिया। समझ में आ रहा है? तो ऐसा बहुत एरर भी है। ऐसा नहीं है कि मतलब टीचर मतलब हाँ परफेक्ट, ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है? ये किसी जैसे कोई आप मान लो, चलो कोई बच्चा जैसे कोटा में पढ़ रहा है, ठीक है, ग्वालियर तो चलो बहुत छोटी सिटी है कोटा के कंपैरिजन में पढ़ाई के हिसाब से, वैसे तो बराबर ही बैठेगी मुझे लगता है, पॉपुलेशन वाइज तो सेम ही होगा, है ना। लेकिन कोटा IIT JEE नीट के मामले में तो काफ़ी मतलब बहुत आगे, क्या सबसे ऊपर है। तो जैसे कोटा के अंदर क्या होता है कि जैसे आप टीचर हो तो वो क्या करते हैं कि पहले पूरा मॉड्यूल लगवाएंगे, उसके बाद में फिर आपको डाउट काउंटर पे बिठा लेंगे। डाउट काउंटर पे जो टीचर बैठे होते हैं वो कभी टीचर होते ही नहीं है। ये बात आपको 11th में समझ में नहीं आएगी, ड्रॉपर में समझ में आती है। 11th में तो हमको लगता है टीचर मतलब सब आता है यार, बहुत सिंपल है ना। 11th में हमारी मेंटेलिटी क्या होगी, हम बहुत सीधे होते हैं यार। हाँ, तो हमको ये लगता है कि टीचर मतलब सब आता होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। समझ में आ रहा है ना? और ऐसा भी नहीं है कि टीचर अगर कोई बहुत मतलब क्या कहते हैं, टीचर में सबसे ज्यादा मुझे लगता है मैटर करता है एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस के साथ में आपने किस टाइप के बच्चे पढ़ा रखे हैं। जैसे मान लो कोई नॉर्मल टीचर है जिसने IIT का लेवल कभी देखा ही नहीं, तो पढ़ा ही नहीं सकता। और अगर उसने कभी तैयारी नहीं करी खुद तो वो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा सकता, मेरा ये मानना है। क्योंकि तैयारी में ही वो IIT का लेवल का पता चलता है कि अच्छा ऐसे लेवल का कुछ होता है। आप इनऑर्गेनिक कितना भी पढ़ लो बुक से, जैसे जो बुक्स आती हैं मैंने बताया आपको, JDL वगैरह, कितना भी पढ़ लो आप नहीं पढ़ा सकते, बहुत टफ है पढ़ाना। तो वो उस तरीके से, मतलब कुल मिलाकर मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको इतना ही सीखना है कि आपका JEE का क्वेश्चन बन जाए, उससे ज्यादा नहीं सीखना। कई बार होता है सर ये भी बताओ, सर वो भी बताओ, आपका काम नहीं है ये। आपका काम ये है कि उतना सीखो कि क्वेश्चन बन जाए हमारा। जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखोगे आप, अब NCERT में तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल इस तरीके से दिया है कि आप गलती से भी सीख ना जाओ। NCERT नहीं, अगर आप NCERT को थोड़ा एनालाइज करें तो उन्होंने क्या किया है
कि एलिमिनेशन रिएक्शन है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन वहीं समझा दिया, वहीं उनने टाइप बता दिया और वहीं आगे बढ़ जाओ। सब्स्टिट्यूशन है वहीं बता दिया। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे बता दिया है कि मतलब ऐसे वहीं के वहीं सिखा दिया। तो ऐसे ऑर्गेनिक नहीं सीख सकते। ऑर्गेनिक का मतलब होता है, ऑर्गेनिक सीखने का तरीका होता है, पहले आप जीओसी सीखते हो, आईयूपीएससी तो चलो सरल चैप्टर है, उसमें इतना कुछ है भी नहीं। जीओसी के बाद आइसोमेरिज्म सीखते हो, फिर आप रिएक्शन मैकेनिज्म सीखते हो। रिएक्शन मैकेनिज्म में जितनी भी टाइप की रिएक्शंस होती हैं सारी सिखाई जाती हैं। फिर आप जाके चैप्टर्स के पर आते हो, फिर आपको चैप्टर सारे समझ में आते हैं। अब जीओसी और आइसोमेरिज्म के बाद अगर आप चैप्टर पर चले गए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, तो फिर दिक्कत है, आप नहीं सीख सकते। फिर सेम अगर आपको बॉन्डिंग बहुत डेप्थ में नहीं आता, अब आप पी ब्लॉक रटने में लगे हो, नहीं आएगा ना, क्वेश्चन तो बॉन्डिंग से ही होके निकलेगा पी ब्लॉक का। तो वो सारी चीजें हैं जो बहुत बेसिक है। जैसे मान लो आप मोल कंसेप्ट आपका बहुत अच्छा नहीं है, रिडॉक्स आपका बहुत अच्छा नहीं है, अब आप कह रहे हो मेरे को आयनिक सिखा दो, कैसे सिखा दो? नहीं सीख पाओगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कैसे सीख पाओगे जब तक रिडॉक्स नहीं आएगा? पॉसिबल ही नहीं है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सीखना जब तक आपको रिडॉक्स नहीं आता। समझ में आ रहा है? तो जो भी कहा जाता है ना कि अच्छा चैप्टर है, तो वो अच्छे चैप्टर का सिंपल सा लॉजिक है कि अच्छे चैप्टर का मतलब है उसमें डेप्थ आता होगा, मल्टीपल कंसेप्ट आते होंगे, और कुछ भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? चलो आगे चलते हैं, वापस आते हैं। और ये तो मैं बोलता ही हूं कि आपका सिर्फ एक ही एम होना चाहिए कि जेई मेंस में आपका बहुत अच्छा परसेंटाइल आए जनवरी में, और उसके लिए आपको 8 घंटे पढ़ना है, और 8 घंटे पढ़ने के साथ में कम से कम 3-3.5 घंटे मैथ्स पढ़नी है। बहुत सिंपल सा है। अगर आपको सिलेक्ट, देखो मैं अगर अकेला केमिस्ट्री पढ़ा रहा होता कहीं तो मेरे को मतलब नहीं था, मेरे को ये था कि यार केमिस्ट्री पढ़ो, बाकी मेरे में नंबर ले आओ, बाकी ठीक है। लेकिन एज अ इंस्टीट्यूट अगर हम बात करते हैं तो आपका फायदा उसी में है कि आप मैथ्स 3.5 घंटे पढ़ो। 3.5 घंटे मैथ्स पढ़ोगे तभी आपका, और यहाँ के पेपर में आपका मार्क्स आएगा, तो फिर आपकी बात ज़्यादा अच्छी बनेगी। बात समझ में आ रहा है ना? बाकी तो ठीक है ना? आईआईटी का जो तैयारी होता है वो आपको बहुत टफ बना देगा, आपका कैरेक्टर बिल्कुल मोल्ड हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? आईआईटी का तैयारी बहुत वैसा है, टफ जर्नी है। रोज आके 4 घंटे 5 घंटे बोर्ड के साथ में प्योर फोकस के साथ में आपको लिखना है, समझना है सारी चीज़ों को। टीचर का क्या है, टीचर तो एक सब्जेक्ट पढ़ाता है, अब एक सब्जेक्ट पढ़ाए, मैं यहाँ पढ़ा गया फिर ऊपर चला जाऊँगा, ऊपर पढ़ा दूंगा, है ना? और अब रट सी जाती हैं चीज़ें, लेकिन आपके लिए तो एज ए स्टूडेंट आप पहली बार देख रहे होते हो चीज़ें, तो वो थोड़ा टफ होता है। और हमेशा जो जेई एडवांस के अंदर अंडर 100 जो रैंक होती है ना, वो मतलब खतरनाक होती हैं। अंडर 100 रैंक मतलब बहुत खतरनाक होती हैं। वो बच्चे ना मतलब टीचर को भी खोल देंगे, रियलिटी है ये। वो मतलब तीनों सब्जेक्ट सोचो ना आप, उनके ब्रिलियंट होते होंगे। अंडर 100 नहीं तो अंडर 50 तो आप ले ही लो। वो जो क्वेश्चन पूछेंगे ना वो मतलब अलग लेवल का क्वेश्चन होगा। बात समझ में आ रहा है? तो वो चीज़ें अलग हैं। लेकिन अगर हमारा तो जेई एडवांस में अगर आज आप बैठ के अंडर 2000 भी अगर आप सोच लेते हो और अगर आप ले आते हो तो वो आपके लिए अचीवमेंट है। समझ में आया? तो पहले जेई मेंस, और रोज ये सब टारगेट बनाओ ही मत। टारगेट ये बनाओ 8 घंटे पढ़ना है। टारगेट क्या बनाना है कि 8 घंटे पढ़ना है। देखो इधर KCl + ½ Cl2 गैस गिव्स KCl सॉलिड। अब ये इसको मैं लिख देता हूं, ये 1 मोल बना होगा, जो इसमें एनर्जी चेंज आएगा उसको डेल्टा H लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? डेल्टा H। K सॉलिड है, K सॉलिड से देखो जो भी काम होगा इलेक्ट्रॉन लेने का और देने का वो गैसियस फॉर्म में होगा। गैसियस फॉर्म में होगा तो ये क्या आ जाएगा? K गैस है। K गैस आ जाएगा तो सॉलिड से गैस में जाने के लिए ये हम डेल्टा H क्या लिखेंगे? सब्लिमेशन लिख सकते हैं। डेल्टा H सब्लिमेशन। बात समझ में आ रहा है? उसके बाद अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये हमारा डेल्टा H आयोनाइजेशन एनर्जी। बोलो 1 मोल चल रहा है सब कुछ। KCl भी 1 मोल बनाना है तो उसका अकॉर्डिंग Cl 1 चाहिए। अब यहां पर देखना जरा, ये मुझे क्या करना है? Cl2 को तोड़ना पड़ेगा पहले। 1 मोल Cl2 बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए बॉन्ड एनर्जी लगेगी, तो ½ मोल को तोड़ने के लिए डेल्टा H बॉन्ड एनर्जी आ जाएगा, है ना? तो ये हमारे पास Cl गैस आ जाएगा। ये Cl गैस आने के बाद में ये Cl नेगेटिव गैस आ जाएगा।
और ये डेल्टा एच क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो 1 मोल के पॉजिटिव 1 मोल Cl नेगेटिव बन गया बच्चों। अब 1 मोल के पॉजिटिव और 1 मोल Cl नेगेटिव से KCl सॉलिड, ये कौन सा एनर्जी है, लैटिस। और ये लैटाइस एनर्जी कौन सी वाली है, रिलीज्ड वाली। इससे उल्टा होता तो लगने वाली होती। यहाँ पर दो एनर्जीज रिलीज्ड होंगी, एक तो होगी लैटाइस एनर्जी और एक होगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बाकी की एनर्जी एब्जॉर्ब वाली होंगी, बाकी की एनर्जी एब्जॉर्ब होंगी। एब्जॉर्ब वाली एनर्जी कम होनी चाहिए, रिलीज्ड वाली एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। एक होता है बच्चों हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, नाम सुना है। हेस लॉ क्या कहता है, किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज ऐसे निकालो या ऐसे निकालो सेम आएगा, ठीक है। ऐसे निकालो या ऐसे निकालो सेम आएगा। तो डेल्टा एच फॉर्मेशन बराबर डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस हाफ इंटू में डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी प्लस डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस डेल्टा एच लैटिस एनर्जी। क्लियर है। और डेल्टा एच फॉर्मेशन हमारा जनरली अगर फेवरेबल कंडीशन है तो कैसा होगा, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब रिलीज्ड एनर्जी इज ग्रेटर देन रिक्वायर्ड एनर्जी, ठीक है। समझ गए ना। तो रिक्वायर्ड एनर्जी कम होनी चाहिए, रिलीज एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए। नहीं, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो ऑलवेज ही कहेंगे हम उस चीज को। तो ये एनर्जीज मैंने लिखी नहीं है, कोई भी डेल्टा एच डिफाइन होता है तो वो 1 मोल के लिए होता है, कोई भी एंथैल्पी चेंज डिफाइन होगा तो वो 1 मोल के लिए होगा। क्लियर है। चले आगे। अगर यहां पर डेल्टा एच एफ मेरे को चाहिए नेगेटिव, तो फिर ये जो एनर्जीज हैं दैट इज रिक्वायर्ड एनर्जी, ये हमारी एनर्जी कौन सी है, रिक्वायर्ड एनर्जी। और ये हमारी एनर्जी कौन सी है, रिलीज्ड एनर्जी। तो रिलीज्ड एनर्जी शुड बी ग्रेटर होनी चाहिए। देख लेंगे।
नेक्स्ट लिखो कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए? जो एनर्जी लग रही है वो कम से कम हो। लिखो फर्स्ट पॉइंट, एटम फॉर्मिंग कैटायन, atom forming cation should have, atom forming cation should have low ionization energy, atom forming cation should have low ionization energy, low ionization energy। नेक्स्ट लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो एटम फॉर्मिंग एनायन, एटम फॉर्मिंग एनायन, एटम फॉर्मिंग एनायन शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आता है? एटम फॉर्मिंग एनायन शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। नेक्स्ट लिखो लास्ट, amount of released lattice energy, amount of released lattice energy should be sufficiently high, released lattice energy should be sufficiently high, lattice energy should be sufficiently high। बोलो आ रहा है समझ? अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड लिखो, कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड लिखो। whenever chemical bond is formed by equal sharing of electron, formed by equal sharing of electron, sharing of electron between non-metals, between non-metals, then it is named as covalent bond, then it is named as covalent bond, then it is named as covalent bond, covalent bond। it is directional in nature। समझते हैं हम, नॉन मेटल्स ही बनाते हैं हमारे कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कौन बनाता है? नॉन मेटल्स। अब देखें जरा, जैसे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर है, एक इलेक्ट्रॉन इस पर है, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, इसका इलेक्ट्रॉन ये रहा, दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे और ये क्या बन जाएगा? H2 मॉलिक्यूल, और ये हमारी क्या होगी? एनर्जी रिलीज। ये बात समझ में आया? इसी तरीके से जैसे मान लो Cl है और ये Cl है, तो ये हमारा 287 है, समझना, और ये हमारा 287 है। इसके बैलेंस सेल की बात होगी। बैलेंस सेल में जब ये 7 है तो 3s2 3p5 आएगा, 3s2 3p5 आएगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो हमारा यहां आ जाएगा और यहां आ जाएगा। एक बात समझो आप, यहां क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन दिया था, साथ के जो भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना होता है वो बैलेंस सेल से होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन का लेना देना होगा वो बैलेंस सेल से होगा। 7 में से एक इलेक्ट्रॉन गया, कितने बचे? 6। जो बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे किसके होंगे? दोनों के। दोनों के होंगे तो कितने हो जाएंगे? 8।
तो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाने से एक इलेक्ट्रॉन का फायदा होता है, समझे? तो यहां पर ये हमारा Cl आ जाएगा और ये हमारा Cl आ जाएगा, ये हमारा 288 हो जाएगा और ये हमारा 288 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं बच्चों नंबर ऑफ बॉन्ड्स इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट। क्लियर है? अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन है, तो यहां पर देखना 2,6 और 2,6, तो बच्चों ये हमारा 2s2 है और ये हमारा 2p4 है, तो ये हो गया 2s2, ये 2p4। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? इसमें एक्साइटेड स्टेट हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अलावा कुछ है ही नहीं। अभी एक्साइटेड, क्लोरीन में एक्साइटेड स्टेट हो सकता है क्योंकि इस पे डी है, समझ में आ रहा है? थर्ड पीरियड के एलिमेंट्स पे डी आ जाता है, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स पे डी नहीं होता। तो यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, जितने इलेक्ट्रॉन की कमी है उतने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे इसे। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है ना, तो कितने बॉन्ड बनाने पड़ेंगे? 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, तो ये O डबल बॉन्ड O ऐसा बन जाएगा। सेम अगर हम बात करते हैं, ये N हो गया, ये N हो गया, तो यहां पर 2,5 कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3। तो यहां पर ऐसा कुछ हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड N 2,8 और 2,8। क्लियर है क्या कह रहा हूं मैं? 2,8 और 2,8 है ना। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो ये सारे बॉन्ड्स बन गए, ये तो होमो एटॉमिक, ये बात समझ में आ रहा है? अब जैसे मान लो मेरे को बनाना है HCl, तो HCl कैसे बनेगा? HCl में एक इलेक्ट्रॉन इसका, क्लोरीन में भी एक बॉन्ड बनाना चाहता है, वो क्लोरीन एक बॉन्ड बनाना चाहेगा, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये आया होगा और ये आने के बाद इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ होगा, तो ये हमारा HCl बना लेगा। बोलो। इसी तरीके से जैसे मान लो ऑक्सीजन है, अब ऑक्सीजन को अगर मैं हाइड्रोजन के साथ कर दूं, तो ऑक्सीजन तो कहेगा कि भैया मुझे तो कितने बॉन्ड बनाने हैं? 2 क्यों बनाने हैं? क्योंकि इस पे 2,6 है, एक इस पे, एक इस पे, तो ये हमारा एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां देगा। हाइड्रोजन तो एक ही बना सकता है, तो यहां पर ये हमारा क्या बन जाएगा? H2O। क्लियर है? अरे बोलो, बात समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, समझ में आया? इस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, लिख लें।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में से भरना सिखाया था, उसी से निकाल रहे हैं हम। चलें, लिख लिया। अब देखो एक्चुअल में ये जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हैं, फिर कहा गया इनके थोड़े से बात किया गया कैसे क्या बॉन्डिंग हुआ होगा, कैसे क्या बॉन्ड बने होंगे, तो थोड़ा और डिटेल में बात किया गया। तो एक स्ट्रक्चर आया जिसने इसके बारे में कुछ कुछ बताया, दैट इज लोइस डॉट स्ट्रक्चर। लिख लो, लोइस डॉट स्ट्रक्चर। लोइस डॉट स्ट्रक्चर, लोइस डॉट स्ट्रक्चर, इसकी बात करते हैं। एक लाइन लिखो, टू कैलकुलेट एंड टू कैलकुलेट एंड ड्रॉ Lewis dot to calculate and draw Lewis dot structure, to calculate and draw Lewis dot structure following steps are used. Lewis dot structure following steps are used. देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, N1 निकालेंगे। N1 क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ऑल एटम, जितने भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट हैं। अगर चार्ज भी प्रेजेंट होगा तो प्लस में नेगेटिव चार्ज, माइनस में पॉजिटिव चार्ज, माइनस में पॉजिटिव चार्ज। N2 2 इंटू नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। इसने एक बेसिक रूल लगाया कि टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन का ही लेना देना होता है, तो कितने इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, उस पे उसने अपना दे दिया पॉइंट्स। प्लस में 8 इंटू नंबर ऑफ ऑल अदर एटम्स। N3 is N2 minus N1। N3 क्या होगा, N2 minus N1, और इसकी वैल्यू नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स N3/2, ये हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स इन अ मॉलिक्यूल, कोवेलेंट बॉन्ड्स। N4 क्या होता है, N1 minus N3, that is number of unshared electrons, number of unshared electrons। N4/2 इनको क्या कहा जाएगा, नंबर ऑफ लोन पेयर। एक्चुअल में लोन पेयर क्या होता है, बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन जितने दे दिए, बाकी के जितने बचे उसे डिवाइड बाय 2 कर दो, उतने उस एटम पे उतने लोन पेयर होते हैं। बात समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम कुछ लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं। ये लिखो आप,
लिख लिया? देखो नेक्स्ट कुछ स्टेप्स की बात करते हैं। पहला स्टेप लिखो, सिलेक्ट सेंट्रल एटम। सिलेक्ट सेंट्रल एटम। सिलेक्ट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सेंट्रल एटम कैसे सिलेक्ट करते हैं? सेंट्रल एटम विल बी द वन, central atom will be the one which is less in number, will be the one which is less in number and less electronegative. समझ पा रहे हैं? will be the one which is less in number and less electronegative. ठीक है? अगर आगे हम पढ़ेंगे अभी केमिकल बॉन्डिंग में और जब डिटेल में जाएंगे, बैलेंस सेल, इलेक्ट्रॉन पेयर, रिपल्शन थ्योरी वगैरह पढ़ेंगे कि सेंट्रल एटम और कैसे डिसाइड किया जाता है। सेंट्रल एटम कौन होता है? जिससे बाकी के सराउंडिंग एटम जुड़े होते हैं। ये बात समझ में आ रही है? अब यहां पर एक टर्म और डिफाइन किया जाता है, फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज। तो बच्चों फॉर्मल चार्ज V माइनस S/2 माइनस U। V क्या है? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। S क्या है? नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और U क्या है? नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। लिख लें। जैसे ओजोन है, जैसे ओजोन है, तो ओजोन के अंदर कैसे बनाएंगे लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर? तो N1 बराबर 3 × 6 दैट इज 18, N2 बराबर 3 × 8 दैट इज 24, N3 बराबर N2 माइनस N1 24 माइनस 18 6, 6 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 3। इतने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनने चाहिए, आ रहा है आपको? और N4 इक्वल टू N1 माइनस N3 12 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 6 दैट इज नंबर ऑफ लोन पेयर। नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखना जरा, इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम कोई भी एक ऑक्सीजन ले लो, बाकी के 2 ऑक्सीजन इससे ऐसे रख दो। बोलो अब आप कितने बॉन्ड बना रहा है? ये 3। अगर ये 3 बॉन्ड बना रहा है तो किसी एक से 2 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे, किसी एक से 1। ये बात समझ में आया? अब इसके बाद में हर ऑक्सीजन पर कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8 अकॉर्डिंग टू लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। तो 8 होने चाहिए, तो ये कितने हो गए? 6 हो गए तो ये 2 बचे, इस पर 4 हो गए तो ये 4 बचे, इस पर 2 हो गए तो ये 6 बचे। समझ में आया? तो इस पर 1 लोन पेयर हो गया, ये अनशेयर्ड है, इस पर 2 और इस पर 3, तो टोटल 6 लोन पेयर चाहिए। बोलो। अब अपन आते हैं फॉर्मल चार्ज पर। तो फॉर्मल चार्ज के लिए इस ऑक्सीजन को फर्स्ट लिख लो, इसको सेकंड लिख लो, इसको थर्ड लिख लो। तो फॉर्मल चार्ज ऑक्सीजन, फर्स्ट ऑक्सीजन कितना आएगा?
नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2, अरे अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये वैल्यू कितनी आ रही है +1, तो इस पर चार्ज आ रहा होगा +1। सेकेंड ऑक्सीजन पर निकाल लो 6 माइनस बोलो -4 कितना आ जाएगा 0। थर्ड ऑक्सीजन पर 6 माइनस 2/2 -6, ये कितना आ जाएगा -1, तो इस पर 0 चार्ज आएगा और इस पर -1 चार्ज आएगा। ये बात समझ में आया? इसको अगर मुझे दिखाना है तो मैं इसे ऐसे भी शो कर सकता हूं, ये ऑक्सीजन हो गया, ये डबल बॉन्ड O हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ +1 चार्ज है, यहाँ -1 चार्ज है। एक्चुअल में आगे सीखेंगे हम ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इस तरीके से आपको लोइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। क्लियर है? दिखाइए। NO3 नेगेटिव का लोइस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है इसके बाद। NO3 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव। चलें, देखो इधर, अगर हम NO3 नेगेटिव का बनाते हैं, NO3 नेगेटिव का लोइस डॉट स्ट्रक्चर हमारे काम भी बहुत आता है। देखो N1 बराबर कितना लिखूंगा 1 × 5, 3 × 6 + 1 कितना हो रहा है ये 24। N2 कितना आ जाएगा 4 × 8 = 32, 4 × 8 = 32, तो N3 कितना आ जाएगा N2 - N1, N2 - N1 आएगा 32 - 24, तो ये आ जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 4, 4 आ जाएंगे नंबर ऑफ बॉन्ड्स। बोलो N4, N4 इज N1 - N3, N1 कितना है 24, N3 कितना है 8, ये कितना आ जाएगा 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 डेट इज 8, और 8 क्या हो जाएगा नंबर ऑफ लोन पेयर। अब समझना बच्चों, इसमें सेंट्रल एटम कौन दिखता है
नाइट्रोजन सबसे कम नंबर वाला, क्लियर है। तो ये हो गया नाइट्रोजन। इस नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड हैं, इस नाइट्रोजन से 3 ऑक्सीजन कनेक्टेड है। कितने बॉन्ड बना रहा है टोटल? 4। तो किसी एक पे 2, 1 और ये 1, क्लियर है। अब इसके बाद में इस ऑक्सीजन पे, इस नाइट्रोजन पे कुछ भी नहीं होगा, क्लियर। अब इस पे फॉर्मल चार्ज 0 आएगा। लोन पेयर गिन लो पहले, 2 3 5, 5 और 3 8, 8 लोन पेयर, क्लियर है। हाइड्रोजन को 2 देने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन टोटल, है ना। अब फॉर्मल चार्ज इस पर आएगा नहीं, इस पर फॉर्मल चार्ज देखो 6 -2/2 -6, -1 आ जाएगा, और इस पर -1 आएगा। फॉर्मल चार्ज नाइट्रोजन पे देखो कितने इलेक्ट्रॉन, 5 माइनस 8/2, है ना, -0, दैट इज +1। तो यहां पर NO3 नेगेटिव ओवरऑल -1 चार्ज होता है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, और ये +1 आ रहा है। ये बड़े काम का है, क्लियर है, समझ गए, लिख लेंगे। बना लेंगे अब, है ना। इसके अकॉर्डिंग नोबल गैस तो कोई बना ही नहीं सकता बॉन्ड, लेकिन नोबल गैस बॉन्ड बनाता है, तो वहां फेल हो गया। दूसरा, इसके अकॉर्डिंग कोई एटम अगर बॉन्ड बनाएगा तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन बोरॉन है, बॉन्ड बनाने के बाद 6 ही रह जाते हैं। किसी पर बॉन्ड बनाने के बाद 8 से ज्यादा हो जाते हैं, तो वहां ये फेल हो गया। बात समझ में आ रहा है। इसने का ऑक्टेट रूल फॉलो कराओ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये लिख लो, उसके बाद लिखना चलें। लिमिटेशंस ऑफ लोइस डॉट स्ट्रक्चर, लिमिटेशंस ऑफ लोइस डॉट स्ट्रक्चर, लिमिटेशंस ऑफ लोइस डॉट स्ट्रक्चर, लोइस डॉट स्ट्रक्चर लिखो। इट इज नॉट एप्लीकेबल, it is not applicable, it is not applicable on hypovalent, on hypovalent, on hypovalent and hypervalent molecules, not applicable on hypovalent and hypervalent molecules, hypovalent and हाइपरवैलेंट, ये दोनों अभी हम इसमें से सीखने वाले हैं कि हाइपोवैलेंट क्या होता है और हाइपरवैलेंट क्या होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, इट इज नॉट एप्लीकेबल, नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, इट इज नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स। ये क्या होते हैं, ये भी हम आगे सीखेंगे अभी। जैसे क्या होता है, देखो ऑड इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा आइडिया देता हूं। जैसे क्या होता है, हाँ NO2 सही बोल रहा है ये, तो पेयर में इलेक्ट्रॉन बचे तो लोन पेयर हो जाते हैं। अगर एक ही इलेक्ट्रॉन बचे या 3 बच जाए, दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसिस, बस हो गया। ये बात समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो,
This theory does not account for the shape of molecules. समझ गए? नेक्स्ट पॉइंट लिखो. It does not explain the relative stability of molecules. Being totally silent about the energy of molecule. Next लिखो. It is clear that octet rule is based on chemical inertness of noble gases. However, some noble gases like xenon and krypton also combined with oxygen and fluorine to form number of compounds. समझ में आता है? तो यहाँ ये फेल हो जाता है. अब यहां पर दो नए वर्ड्स आ रहे हैं, एक हाइपोवैलेंट और एक हाइपरवैलेंट. लिखो हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स. लिखो molecule in which central atom has less than 8 electron. Central atom has less than 8 electron in its valence shell. Has less than has less than 8 electron in its valence shell are hypovalent molecules. ठीक है. हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स की अगर हम बात करें, जैसे मान लो BF3 हो गया, तो BF3 के अंदर क्या हो जाएगा? बोरॉन है. बोरॉन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. 3 के 3 दे दिए, तो कितने एक्स्ट्रा हो जाएंगे? 3 और एक्स्ट्रा आ जाएंगे, तो कितने रह जाएंगे? 6 रह जाएंगे. तो बॉन्ड बनाए तब भी 6 रह गया. दैट इज हाइपोवैलेंट. सेम काम BCl3 होगा, सेम काम BBr3, Bi3, AlCl3 एक्सेट्रा. बात समझ में आ रही है? AlCl3 कोई तकलीफ? एल्यूमिनियम भी बोरॉन फैमिली का ही है ना, इसी तरीके से काम करेगा. ये बात समझ में आ रहा है? लिख लें. ऐसा मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाए बॉन्ड बनाने के बाद भी, डेट आर हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल्स. नेक्स्ट लिखो hypervalent molecules. Molecules in which central atom has
more than 8 electron in its valence cell, more than 8 electrons in valence cell are hypervalent molecules और सुपर ऑक्टेट मॉलिक्यूल, सुपर ऑक्टेट भी कहा जाता है इनको। हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स, देखें जरा क्या चल रहा है। देखो अब यहां पर अगर हम बात करते हैं जैसे SF4 लिख दो, तो SF4 में सल्फर के बैलेंस सेल में वही 6 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन फैमिली सब में 6 है ना, तो 6 में से 4 चले गए, 6 में से 4 चले गए, कितने बचे 2, और 4 से कितने हो जाएंगे 8, 8 और 2 कितने हो गए 10। एक बात समझो आप बच्चों, जैसे इसमें सेंट्रल एटम कौन होगा सल्फर, सराउंडिंग एटम कौन होगा फ्लोरीन। कोई भी सराउंडिंग एटम होता है ना वो हमेशा ग्राउंड स्टेट की नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जुड़ता है, मतलब जितने ग्राउंड स्टेट में उसके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना बस उनसे जुड़ जाएगा। क्लियर है, समझ गए। फ्लोरीन के ग्राउंड स्टेट में कितने होते हैं 1, फ्लोरीन को तो एक्साइटेड स्टेट कोई होगा ही नहीं वैसे भी। SF4 के बाद SF6, तो जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट का काम है वो सिर्फ सेंट्रल एटम करता है, बाकी सब ग्राउंड स्टेट से जुड़ते हैं जब भी सराउंडिंग एटम होगा। क्लियर है। इसके बाद यही काम ClF3 हो जाएगा। ClF3 में सेंट्रल एटम क्लोरीन है, तो क्लोरीन पे कितने 7 होते हैं, 7 में 3 चले गए, 4 तो रह गए, तो 3 से कितने एक्स्ट्रा मिल गए 6, तो 6 और 4 कितने हो गए 10। बात समझ में आ रही है ना। सेम काम PCl5, फोस्फोरस पे 5 थे, 5 के 5 चले गए, कितने आ गए 10। तो ये सब क्या होंगे हमारे हाइपरवैलेंट मॉलिक्यूल्स। क्लियर है। क्वेश्चन लिखो, which of the following is or are hypovalent, which of the following is or are hypovalent, AlF3, AlCl3, AlBr3, AlI3, बताना जरा चारों है ना, लेकिन आंसर 3 ही होगा। क्यों होगा? AlF3 is ionic as delta En greater than 2.1 है ना इसमें इक्वेशन, और आयनिक होगा तो ये आयनिक के कारण ये एल्यूमिनियम +3 होगा, +3F नेगेटिव होगा, तो एल्यूमिनियम पे 13 में से 3 गए तो 10 बचे, तो बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, सेकंड सेल हो गया ना बैलेंस सेल, तो इसलिए AlF3 हाइपोवैलेंट नहीं होता, लिख लेंगे। चले आगे, नेक्स्ट लिखो कोवैलेंसी। कोवैलेंसी लिखो, इट इज कंबाइनिंग कैपेसिटी, of atom of element which depends upon
number of unpaired electrons present in ground state or excited state, present in ground state or excited state of atom of element. कोवेलेंसी मतलब कितने कोवेलेंट बॉन्ड कोई मैक्सिमम बना सकता है, दैट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट हैं. जैसे कि मान लो मैंने कोई एलिमेंट लिख लिया और उसकी कोवेलेंसी लिख ली. तो बच्चों जैसे हाइड्रोजन है कुछ नहीं कर पाएगा, एक कोवेलेंसी रहेगी. नाइट्रोजन की कोवेलेंसी 3 रहेगी, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता नाइट्रोजन में. ऑक्सीजन की कोवेलेंसी 2 रहेगी. बच्चों फोस्फोरस का थर्ड सेल होगा बैलेंस सेल. तो थर्ड सेल अगर बैलेंस सेल होगा तो ये हमारा 3s हो जाएगा, ये हमारा 3s हो गया, ये हमारा, तो ये ऐसा होता है. तो ग्राउंड स्टेट में तो 3 होगी, लेकिन क्योंकि इसके पास डी ब्लॉक एलिमेंट है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट अगर इसके पास होगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है. तो कितनी हो जाएगी 5. ये बात समझ में आया? 3 और 5. सल्फर सेम, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो सल्फर के लिए या तो 2 होगी या 4 होगी या 6 होगी. 2 में स्प्लिट रहता है. क्लियर? आया समझ? है ना? इसी तरीके से जैसे मान लो हेलोजन है, तो हेलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है. ठीक है, तो अगर मैं क्लोरीन से ही बात कर लूं, तो क्लोरीन से अगर मैं बात करूंगा तो ग्राउंड स्टेट में देखो, ग्राउंड स्टेट में तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही लिख दो. तो ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, ये ऐसा हो जाएगा, है ना? अब ये आ गया. तो ग्राउंड स्टेट में 1, लेकिन इस पर फ्लोरीन पे नहीं है ऐसा, लेकिन इस पर डी खाली है. तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां 3, 5 और 7. अगर सेंट्रल एटम क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन कोई हो रहा है तो ऐसा चलेगा, और अगर हमेशा सराउंडिंग एटम हो रहा है तो सिर्फ वो जो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतने ही रहेंगे. समझ में आया? लिख लें. एक्साइटेड स्टेट की बात तभी होगी जब सेंट्रल एटम हो. कोई भी सेंट्रल एटम बनेगा तभी एक्साइटेड स्टेट की बात होगी, नहीं तो सराउंडिंग एटम है तो ग्राउंड स्टेट कोवेलेंसी से ही जुड़ेगा. हटाऊं? हटा दूं? अब देखो, फोस्फोरस है, तो फोस्फोरस का ग्राउंड स्टेट में ये हो गया 3s, ये हो गया 3p, तो 3s2 3p3. तो ग्राउंड स्टेट में जो कोवेलेंसी आएगा वो 1 आएगा, ओ सॉरी 3 आएगा. ठीक है,
अब फोस्फोरस का एक्साइटेड स्टेट 1, तो एक्साइटेड स्टेट 1 में ये हमारा ऐसा है, ये हमारा ऐसा है, और ये हमारा ऐसा है। नाइट्रोजन और फोस्फोरस में डिफरेंस ही डी का होता है, ये 3s, ये 3p, ये 3d। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला जाएगा, तो कोवेलेंसी 5 हो जाएगी। ठीक है। सल्फर, सल्फर के ग्राउंड स्टेट की अगर हम बात करते हैं तो ग्राउंड स्टेट में ये हमारे पास 3s है और ये 3p है, कोवेलेंसी 2 रहेगी। ऑक्सीजन और सल्फर में डिफरेंस ही ये है कि अच्छा, सल्फर का एक्साइटेड स्टेट 1, तो एक्साइटेड स्टेट 1 की अगर हम बात कर लेंगे तो ये तो अभी भी एज इट इज है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन यहां कोवेलेंसी 4, ये क्या होगा, ये और ये क्या होगा, कितनी कोवेलेंसी हो सकती है मैक्सिमम 6, तो ये कोवेलेंसी कितनी आ गई 6। ऐसे ही हेलोजन के लिए भी हो जाएगा, ऐसे ही हेलोजन के लिए भी हो जाएगा। तो पता है आपको सेकंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट में मेजर डिफरेंस आता है उसके नीचे वाले में, सेम ग्रुप के अंदर, कि थर्ड पीरियड के एलिमेंट के बाद डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, सेकंड पीरियड के बाद नहीं होता। तो यहां पर फोस्फोरस 5 बॉन्ड बना सकता है लेकिन नाइट्रोजन नहीं बना सकता क्योंकि उस पर है ही नहीं। यहां पर सल्फर 4 बॉन्ड 6 बॉन्ड बना सकता है लेकिन ऑक्सीजन नहीं बना सकता। क्लियर है? लिख लें। चलें। हटाऊं? देखो हटा दूं, जैसे बच्चों SF2, SF4, SF6 सब बन जाएगा ये, लेकिन OF2, OF4, OF6 नहीं बनेंगे, ये बन जाएगा। इसी तरीके से PCl3, PCl5 दोनों बन जाएंगे, लेकिन NCl3, NCl5 ये तो बन जाएगा लेकिन नहीं बनेगा। लिख लें। समझ पा रहे हैं कोवेलेंसी कैसे क्या चलता है, ये समझ पा रहे हैं?
एक लाइन लिखो, why does N2 exist but P2 does not exist at ordinary temperature? N2 exists but P2 does not exist at ordinary temperature. बच्चों आपने N2 तो देखा होगा लेकिन P2 नहीं देखा होगा, है ना? तो ऐसा क्यों नहीं हो पाता, इसकी थोड़ी रीजनिंग समझते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, तो पहला नाइट्रोजन है तो ये लिख लिया हमने 2s और ये लिख लिया हमने 2p, ये 2s हो गया और ये क्या हो गया 2p हो गया। ऐसा दूसरा नाइट्रोजन आया, वो भी हमारा ये 2s हो गया और ये हमारा 2p हो गया। तो ये और ये सिग्मा, पहला बॉन्ड सिग्मा बनता है, बाकी के पाई बनते हैं। ये पता है ना इतना? तो 11th को मैं बाद में सिखाता हूं लेकिन आपको सिखा सकते हैं इतना। तो यहां पर ये हमारा ऐसा कुछ बन जाएगा, पहला सिग्मा बाकी के 2 पाई, ठीक है। जो पाई बॉन्ड बनता है ना बच्चों, वो पाई बॉन्ड ऐसे ऑर्बिटल्स का शेप तो हम जानते ही है, इनकी साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है। लेकिन अगर हम P2 बनाते तो P2 भी ऐसा ही कुछ होना चाहिए था, लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता। ये पॉसिबल क्यों नहीं होता? क्योंकि P2 के अंदर जो हैवियर एलिमेंट्स हैं उनमें साइडवेज ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, नॉट इफेक्टिव। तो एट रूम टेम्परेचर P2 एग्जिस्ट नहीं करता, P2 does not exist, P4 exist as solid, P4 exist करता है ना, as solid। ये बात समझ में आ रहा है? तो P2 exist नहीं करेगा, P4 exist करता है इस तरीके से। ये एक्चुअल में नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है आगे और ये पीछे। बात समझ में आ रहा है? हर फॉस्फोरस पर एक एक लोन पेयर होता है, कहीं पाई बॉन्ड नहीं है। हाँ, P4 को आप बहुत स्ट्रांगली हीट करोगे, P4 को आप स्ट्रांगली हीट करोगे तो P2 बन जाएगा वेपर फॉर्म में। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे ऐसा काम नहीं होगा। बात समझ में आया? उसने तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर की ही बात की है, उसने ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात की है। इसी तरीके से O2 एग्जिस्ट करता है लेकिन H2 एग्जिस्ट नहीं करता, S8 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये बात समझ में आ रही है? समझ पा रहे हैं क्यों नहीं करता? हैवियर एलिमेंट्स पाई बॉन्ड बहुत अच्छे से नहीं बना पाएंगे। यहां पर अगर मैं लिखता हूं एटोमिसिटी, तो रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन की एटोमिसिटी 2 होती है और सॉरी ऑक्सीजन नहीं, नाइट्रोजन की एटोमिसिटी 3 और फॉस्फोरस की एटोमिसिटी 4। अरे नाइट एटोमिसिटी यहां पर 2, एटोमिसिटी मतलब कितने एटम्स के साथ। बात समझ में आ रहा है ना? अरे बोलो, लिख लें। कोई तकलीफ? मुझे लगता है समझ आ रहा होगा।